गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर का जो स्टार्टिंग करेंगे वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से करेंगे। जैसा कि हमने गॉस थ्योरम के बारे में बात किया था, तो गॉस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। ये जो सब लेक्चर जो हम लोग ले रहे हैं ये 12th के लिए ज़्यादा फोकस करना है इस पर। इसमें जो कंसेप्ट है वो 12th में अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए है। थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, फिर थ्योरी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। तो लास्ट में हम लोग लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल ही किए थे हम लोग, लेकिन आज भी हम लोग उस पर न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि उस कंसेप्ट को, गॉस के जो कंसेप्ट है उसको जानने के लिए न्यूमेरिकल जरूरी है। तो हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ये है 20 नंबर क्वेश्चन। आप चाहेंगे तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको वीडियो पर रोककर ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन आप समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स of -1.0 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक गॉसियन सरफेस है, उसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर के है, उसके सेंटर पर कोई चार्ज रही होगी, उस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये दिया हुआ है। क्लियर? तो ए में कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल, कह रहा है कि अगर जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस हम डबल कर दें, 2 गुना कर दें, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, तो क्या उसके फ्लक्स पे कोई असर पड़ेगा या कितना होगा, है ना? ये बात है। तो देखो भाई, ये फ्लक्स दिया हुआ है, गॉसियन सरफेस दिया हुआ है, तो उसकी एरिया भी होगी ना। तो रेडियस पहले वाली के क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि डबल कर दें। तो सोल्यूशन सिंपल है इसकी। अगर सोल्यूशन की बात करें तो सिंपल बात कर सकते हैं। बात क्या है कि व्हेन रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, डबल, व्हेन रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस डबल। तो देखो भाई, गॉस के अनुसार फ्लक्स क्या है? Q इनक्लोज्ड बटे ऑप्शन 0। गॉस सर ने ये बोला है कि किसी गॉसियन सरफेस, कोई गॉसियन सरफेस कैसी है, रेगुलर है, इरेगुलर है, बड़ी है, छोटी है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता फ्लक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है कि रेडियस 10 सेंटीमीटर रखो चाहे 10 किलोमीटर रखो, डबल करो या ट्रिपल करो, फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग कहने का मतलब है कि 10 सेंटीमीटर पे भी फ्लक्स यही है और 20 सेंटीमीटर पर भी फ्लक्स यही है। मतलब मिला जुला के हम उनकी बातों को लिखने जा रहे हैं। When radius of Gaussian surface double, then electric flux does not change. Flux does not change. According to Gauss, phi E equal to Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे क्या होगा? ऑप्शन नॉट। फाई E इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे क्या? ऑप्शन नॉट। Q इनक्लोज्ड बटे ऑप्शन। फॉर रेगुलर बॉडी बोलिए सरफेस, रेगुलर सरफेस या इरेगुलर सरफेस, चाहे रेगुलर सरफेस हो
या इरेगुलर सरफेस हो, फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। फ्लक्स क्या होगी? फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगी, मतलब फ्लक्स उतना ही होगी। तो फाई ई कितना हो जाएगी? फाई ई इक्वल टू यही होगा -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फाई ई बराबर -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फाई ई हो गया। ओके, फॉर डबल रेडियस, डबल रेडियस कहिए चाहे ट्रिपल रेडियस कहो, भाई कुछ भी कहो, क्या फर्क पड़ता है? डबल रेडियस या ट्रिपल रेडियस, किसी के भी लिए, है ना। ट्रिपल रेडियस उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, सिंपल सी बात है। अगर कोई पूछे कि एक स्फेरिकल सरफेस है या कोई गॉसियन सरफेस है, उस गॉसियन सरफेस के वजह से कुछ फ्लक्स दिया हुआ है और बोल देगा कि उसकी डायमीटर ये है या उसकी रेडियस ये है, स्फेरिकल हो सकता है ना सरफेस। अगर उसको हम लोग डबल करें या ट्रिपल करें तो फ्लक्स पे क्या असर पड़ेगा? तो आपका जवाब हुआ कोई असर नहीं पड़ेगा। गॉस सर ने बोले हैं कि कोई भी बॉडी हो, बड़ी हो या छोटी हो, घिरा हुआ है अगर चार्ज, तो जो उसके अंदर चार्ज है उसी पर फ्लक्स डिपेंड करता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि चार्ज इनक्लोज पर डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है। तो चार्ज तो बदल ही नहीं रहा है, ये सिर्फ डायमीटर या रेडियस की बात कर रहा है, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है। क्लियर है ये? नेक्स्ट बी कह रहा है, बी में बी कह रहा है छोटू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, उसके अंदर जो पॉइंट चार्ज है वो कितना है। तो बी पार्ट की बात करते हैं। तो बी में ऐसा है, बी की अगर बात करें तो फ्रॉम गॉस सर ने क्या कहा था, है ना, गॉस लॉ, फाई ई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई जो सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है? -1.0 10⁻³ इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं या नहीं? या लिख सकते हैं 8.854 नैनो कूलम, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? उसके अंदर में जो चार्ज होगा क्या होगा? नेगेटिव होगी, कुछ ऐसा होगा डायग्राम उसकी डायग्राम इस तरह की होगी, स्फेरिकल सरफेस। तो यहां पर अगर गॉसियन सरफेस आप लेते हैं, यहां पर मैंने सॉरी एरिया लेते हैं, तो इसकी एरिया कहाँ होगी? इधर होगी, ए वेक्टर इसकी इधर, और इसकी जो फील्ड होगी ना वो अंदर के तरफ होगी। क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या है? माइनस। यहाँ पे जो चार्ज आया है वो क्या आया है? माइनस चार्ज आया है। क्यों माइनस चार्ज दिया गया है? क्योंकि फ्लक्स क्या है? नेगेटिव फ्लक्स थी। सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 20 थी, अब क्वेश्चन करते हैं 21। तो क्वेश्चन है आपके पास 21 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी की। और यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, इसकी डायमीटर कितना है? 2.4 मीटर डायमीटर, हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये में है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। बहुत सिंपल, कैसे? अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी अपनी रेडियस है, इस पे कोई चार्ज होगा, मान ली प्लस की हुई है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
यूनिफॉर्मली इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 8.0 इंटू, या इसे लिखें माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी 8.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये है आपका सिग्मा। फाइंड द चार्ज ऑन द सरफेस, व्हाट इज दैट, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो डायमीटर आपको दे रखा है ना, डायमीटर d इक्वल टू 2.4 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस की बात करें तो डायमीटर डिवाइडेड बाय क्या 2, तो रेडियस r इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाई 2 1.2 मीटर r इक्वल टू। तो इसकी एरिया क्या होगी, एरिया होगी 4 पाई r स्क्वायर, एरिया होगी। we know that सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एरिया, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, इसको यहां लिखते हैं, इसको हटा सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। Q इक्वल टू सिग्मा 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू r का स्क्वायर, r का मतलब हो गया 1.2 इसका स्क्वायर, 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 1 4 और 1 5, 4 इंटू 3 12.56 इंटू 1.2 और 1.2 1.44। ओवरऑल अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा आपको 1.45 इंटू 10⁻⁻3 कूलम, ये आंसर होगा। क्लियर है, इतना चार्ज स्फीयर पर होगा, यानी ये चार्ज ऑन स्फीयर होगा। अब कह रहा है कि इस स्फीयर से कितनी फ्लक्स होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होगा इस स्फीयर से। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम जानते हैं बी में। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर, तो इसी स्फीयर पर चार्ज है और इसे हम क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं चारों तरफ से, इसको चारों तरफ से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। तो उसके अगर मान लें कि एक पतला सा गॉसियन सरफेस बनाते हैं ऐसा, ताकि ये पूरा चार्ज ढक जाए, तो उसकी भी रेडियस क्या होगी, इसी के आसपास होगी, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम गॉस, अगर गॉस की बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं गॉस के अनुसार हम लोग लिखेंगे फाई नेट, मतलब कि फाई ई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई ऑप्सिलन नॉट। तो फाई इनक्लोज यही है 1.45 इंटू 10⁻⁻3 और डिवाइडेड बटे 8.854 इंटू 10⁻⁻2
12। इसको नियरली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो +9 हो जाएगी, होगी या नहीं, +9। तो इसको लिख सकते हैं 1.45 10⁹ डिवाइडेड बटे क्या है यहाँ पर 9, तो ये आएगा लगभग इतना आएगा 1.6 × 10⁸ क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर आंसर। न्यूटन है ना, पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे हम लोग थोड़ा सा नोट में बातें लिखते हैं, नोट में कुछ बात लिखते हैं जो बोर्ड में कभी कभी आता है, 5 नंबर के आता है। तो हम लोग नोट में क्या बात करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो बच्चों अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, नोट में कुछ बातें लिखते हैं। चूंकि हम इस लेक्चर में जेईई मेन और नीट के तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, जेईई मेन और नीट का हम लोग एक नए लेक्चर स्टार्ट करेंगे, एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें जेईई नेट और नीट का हम लोग तैयारी कराएंगे। फिलहाल हम बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड में कुछ ऐसी भी कंसेप्ट आती है कि नीट से रिलेटेड होती है, नीट और जेईई मेन से रिलेटेड होती है। इसमें एक कंसेप्ट हमारे पास आ रहा है, नोट में इसको हम लोग लिखते हैं, नोट में। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी में रेगुलर हो सकता है, रेगुलर शेप वाला है ना, और इरेगुलर शेप वाला भी हो सकता है, इरेगुलर शेप वाला भी हो सकता है। रेगुलर शेप वाला मतलब कि आपको रिंग आएगी, रिंग बड़ा फेमस है ना, डिस्क के चलते, रॉड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड। कंटिन्यूअस बॉडी की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस बॉडी में हम लोग रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप, ये नहीं के बराबर है, ये वाली ही रहती है आपके सिलेबस में। रिंग, डिस्क और रॉड ज़्यादा फेमस है, रिंग, रॉड और डिस्क, इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेन नीट में आती है। लेकिन हम जेईई मेन के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि इस तरह का हुआ कि सपोज दैट कि आपके पास एक रॉड है, इस तरह से रॉड है, और इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस रॉड के वजह से किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस रॉड के चलते। अब ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो फील्ड क्या होगी, इधर होगी कि नहीं, इस तरह से होगी फील्ड। अगर इधर मान लेते हैं कि चार्ज निगेटिव है, तो इस निगेटिव चार्ज के वजह से, निगेटिव चार्ज की वजह से, या इसको करो अलग बना सकते हैं, अलग बना सकते हैं आप। यहां पे मान लीजिए कि ऐसे निगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहां पे जो चार्ज है उसके चलते जो फील्ड है वो क्या है, बिल्कुल इधर अंदर की तरफ आएगी, आएगी ना, बिल्कुल अंदर की ही तरफ आएगी। आपको लग रहा होगा कि क्या ये सीधे होगी, हाँ बिल्कुल सीधा होगी। यहां पर उतनी डिटेल से नहीं बताई जाएगी, क्योंकि हम बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन होती है, न्यू क्वेश्चन नहीं होती। लेकिन जेईई मेन और
जो नीट है उसमें रिपीटिंग भी होती है और न्यू क्वेश्चन भी तैयार किए जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी होती है। हर तरह के कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी होती है कि रड से क्या सीधे ही होगा, क्या इधर नहीं होगा फील्ड या इधर नहीं होगा, तो नहीं, बिल्कुल इधर नहीं होगा। अगर ऐसा रड रखा हुआ है तब, अगर रड इस तरह से रखा हुआ है तो फील्ड उसकी बिल्कुल ऊपर होगी या बिल्कुल ही नीचे होगी। इस बात पर डिपेंड करता है कि इस पे जो चार्ज है वो प्लस है या माइनस। तो आप ऐसे भी जानते हैं कि चार्ज प्लस होगी तो सीधे बाहर और माइनस होगी तो सीधे अंदर। क्लियर है? कंफ्यूजन इस बात में है कि क्या यहां पर ये रहे तो सीधे आएगी, हाँ बिल्कुल सीधे ही आएगी, इसका एक बात है। अब इसे रिंग है, रिंग, तो रिंग को अगर आप रखे हुए हैं, मान लीजिए कि इस तरह से रखे हुए रिंग इस तरह से रखने का मतलब ये हुआ कि इस रिंग को हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेंटर जैसे है, तो ये हो गया y और ये हो गया z, है ना, ये z है। मतलब ये रिंग किस तरह से है, ये रिंग बिल्कुल ऐसे है, देखो ऐसे है, ऐसे इस तरह से रिंग है ऐसे। तो यहाँ का सेंटर ये y कवर किया रिंग, और ये आपके तरफ क्या कवर किया z, और यहां से ओरिजिन से निकल गया x। तो अगर इस रिंग पे अगर चार्ज हम पॉजिटिव दे रहे हैं और इसके सेंटर से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसका नाम x एक्सिस दे रहे हैं और इसके पॉइंट यहां पर ले रहे हैं। अब इसी पॉइंट पर इस रिंग के चलते अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सीधे बाहर होगी। आपको लग रहा हो कि नहीं इधर होनी चाहिए चाहे इधर होनी चाहिए, है ना, तो सीधे इधर होगी। माने हम इसी तरह की बात करेंगे। तो यही क्वेश्चन बहुत फेमस है और ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के किताब में है, लेकिन वो कहां पे है, वो आगे वाली चैप्टर में, ठीक है ना। ये वाली सवाल एनसीईआरटी में है और ये वाली सवाल एनसीईआरटी में नहीं है। तो हम लोग इसी पर थ्योरी के रूप में समझ लेते हैं और इसको हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन में सोल्व कर लेते हैं, दोनों हो जाएगा। या तो ये आती है या तो ये आती है, ज्यादातर चांस है इसकी आने की, ये ज्यादा आती है। तो हम लोग को क्या क्या इसमें कैलकुलेट करना है, कोई रिंग है उस पे प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, उसकी रेडियस आर है, सेंटर से हम एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, सेंटर से एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है रिंग के वजह से। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि सेंटर पर कितना मान होगा। तो सेंटर पर आप देखेंगे क्या मान होगा, सेंटर पर 0 हो जाएगा। फिर इनफाइनाइट दूरी पर क्या होगा, 0 हो जाएगा और यहां पर कुछ मान होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर से लेकर इन्फिनिटी के कहीं बीच में इसका मैक्सिमम मान होगा। तो कैलकुलेट क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर पहला, दूसरा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। चौथा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और पांचवा क्वेश्चन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच हम लोग को एक ग्राफ ड्रॉ करना है। मिला जुलाकर इसमें 5 क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी जो पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ में कि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। कूलम्ब्स लॉ वैलिड किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे ये एक पॉइंट है और यहां पर एक चार्ज है। अब ये चार्ज किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगा सकता है या किसी पॉइंट पर फील्ड एग्जर्ट कर सकता है, फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया सकता है। ये हमने पढ़ा कूलम्ब्स के माध्यम से। और कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, और ये भी पॉइंट चार्ज है। पर ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज का मतलब एक पॉइंट पर, एकदम बिंदु पर, जिसका शेप एंड साइड नेग्लिजिबल है, उस पर कुछ चार्ज हो। पर रिंग का तो शेप एंड साइड नेग्लिजिबल नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म एक बॉडी है,
तो हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक तरीका सीखेंगे ना, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर कंटिन्यूअस बॉडी में। आगे हम लोग लिखते हैं यूज इंटीग्रेशन, बड़ा काम का चीज है। देखिए कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, यूज इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो हम लोग एक एलिमेंट्री पार्ट काटेंगे। मान लीजिए कि dq इज ए स्मॉल चार्ज, स्मॉल पॉइंट से भी छोटा है ना, स्मॉल पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, स्मॉल पॉइंट चार्ज। देन dE वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू dq चार्ज, dq चार्ज। सो dE इज इक्वल टू k dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। आप समझते हैं जब भी dE आ जाएगा ना तो E निकालने के लिए, चाहे dq आ जाए तो q निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तो मिला जुला कर अपना E हो गया और इसका हो गया 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 dq डिवाइडेड बटे r का स्क्वायर। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? इफ अगर मान लीजिए कि इफ लैम्डा गिवन ऑन रिंग, चूंकि रिंग भी क्या है, वायर की तरह ही तो है, रिंग भी वायर की तरह है, उसको काटो खींचो रॉड टाइप का बन जाएगा। तो रॉड चाहे वायर क्या लेते हैं, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद करो। तो अगर इफ लैम्डा गिवन देन क्या यूज करेंगे फार्मूला, dq बराबर लैम्डा इंटू dl लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि क्या होता था, लैम्डा बराबर dq अपॉन dl होता था ना, याद करो, बताए थे कि नहीं। तो ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा dl डिवाइडेड बटे r का स्क्वायर। अब वो लैम्डा हो सकता है लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो, वैरी करता हो, इरेगुलर शेप भी हो सकता है, तो उसका हम लोग उसमें इस्तेमाल करके यहां पर इस्तेमाल करेंगे। अब ये लैम्डा जो होगा ना लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, है कि नहीं। अगर सरफेस एरिया हो, सिग्मा हो, तो वो एरिया के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, सॉलिड स्फीयर हो, तो वो रो के अनुसार मतलब उसका वॉल्यूम चेंज करता होगा, इस तरह का होगा। तो हम लोग सिंपली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये बहुत ही कठिन नहीं है। वैसे ही अगर मान लीजिए छोटू की इस तरह फॉर सरफेस के लिए अगर बात करें, फॉर सरफेस तो सरफेस में क्या है, फॉर सरफेस सिग्मा इज इक्वल टू dq बटे क्या लिख देंगे, dA नहीं लिख देंगे, बोलिए। तो dq बराबर सिग्मा इंटू dA। ये तभी यूज करेंगे जब सिग्मा दिया हो। अभी नहीं कि सिग्मा नहीं दिया हुआ, सिग्मा लगा के बैठ गया, नहीं। सिग्मा अगर नहीं दिया हुआ तो आसान है, सिग्मा अगर नहीं दिया हो, कांस्टेंट हो, माने सिग्मा 1 हो, तो dA बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली dq हो जाएगा। काफी आसान होती है। वैसा ही फॉर सरफेस के लिए, फॉर सरफेस एरिया लिख सकते हैं। अब फॉर वॉल्यूम के लिए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर फॉर्मूला लिखेंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा dA डिवाइडेड बटे कितना, r का स्क्वायर। ये जो छोटू, ये जो हम लिख रहे हैं ना, बोर्ड में बहुत कम बात करते हैं इसमें। जो भी बात करते हैं जेई मेन, एडवांस, नीट, इसकी बात करते हैं इसमें ज्यादा, बोर्ड में नहीं के बराबर करते हैं। एनसीईआरटी में देखना ना, इस तरह की बात नहीं लिखा हुआ है। जो भी क्वेश्चन सोल्व किया है ना, रॉड का, स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, होलो स्फीयर का, इनसाइड, सरफेस पर, आउटसाइड, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ऑल आर द डिस्कस बाय द गॉस लॉ।
बिकॉज गॉस लॉ जो है बहुत सिंपल कंसेप्ट से इसको सोल्व करता है, और कूलम्ब्स से जब हम लोग सोल्व करते हैं, कूलम्ब्स लॉ से सोल्व जब करते हैं तो इसमें हम लोग को बहुत कठिनाई से सामना करना पड़ता है, लाइक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की बहुत वो समस्या यहाँ पर हो जाती है, खड़ी हो जाती है। तो सवाल जो बोर्ड में लिखता है ना, वो लिख देता है ना कि नॉट यूज द गॉस लॉ, मतलब उसमें बोल देता है कि गॉस लॉ के माध्यम से नहीं बनना है, आप कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से बनाएं। तो बोर्ड में जो कहता है ना वही की जाती है, क्योंकि उसमें लिखना रहता है ना, प्रेजेंट करके तुमको मार्क्स लेना रहता है 4 नंबर 5 नंबर। नीट में तो जैसे भी तुम ऑप्शन मिला दो, नीट में जैसे भी ऑप्शन मिल जाए। मेडिकल में थोड़ी ना उसकी पढ़ाई होती है, कॉलेज में थोड़ी ना पढ़ाई होती है, वो तो अपना मेडिकल की पढ़ाई पढ़ता है, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता है। जैसे भी वो क्वालिफाई कर गया, टिक मार दिया, बस सही है, वो विद्वान है, फिजिक्स में बहुत आती है उसको, इतना माना जाता है। पर बोर्ड में लिखनी पड़ती है, बोलेगा कि ये लिखो, गॉस लॉ को प्रूफ करो कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से। तो कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से तुमको प्रूफ करना होगा। जो लिखते हैं ना फाई ई बराबर क्यू इनक्लूड बटे एप्सिलॉन 0, दिस इज प्रूव्ड बाय कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के आधार पर ये बनाई जाती है। तो ये सरफेस के लिए हुआ। फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर की अगर बात करें तो सॉलिड स्फीयर में हम लोग लिखते थे ये वाला, है ना, याद है आपको, डी क्यू बटे डी वी लिखते थे, डी वी। तो यहाँ पर लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फार्मूला लिखें तो ऐसा कुछ होगा फार्मूला उसका, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। डी क्यू मतलब रो और डी वी। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रो डी वी बटे आर का स्क्वायर। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक हमारे पास रिंग है, रिंग, और उस रिंग पे कांस्टेंट और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि हर जगह पे जो चार्ज है उसका मान क्या है, सेम है। हर जगह पे चार्ज सेम है, उसकी रेडियस आर दी हुई है, और एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जिस पे हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और साथ में ये भी बताना है कि कौन सा जगह है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्यादा होगा। तो पहला है, इसमें पहला कैलकुलेट करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट। बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, देखना 3 से 4 बार जेई मेन में रिपीट किया है, और कम से कम हर 4 साल 5 साल पर बोर्ड में भी पूछता है इस साल। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ओके, एक ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर। तीसरी बात हो गई, तीसरी बात जो है वो है आपके पास सर्च द पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस, सर्च द पोजीशन ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, सर्च द पोजीशन ऑन द एक्स एक्सिस where electric field intensity maximum। आपको ये बताना ना कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, एक्स एक्सिस पर कौन सा जगह होगा, है ना।
चौथा है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और छठा जो है, पांचवा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी। ये सब किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? फॉर रिंग के लिए। किसके लिए? रिंग के लिए। याद रखें, ये बात हो रही है रिंग, किसी रिंग की वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाई 1 करके सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग रिंग का अरेंजमेंट कैसे किए हुए हैं ये समझते हैं, रिंग का अरेंजमेंट। तो जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में जो पहला हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर निकालना है। तो जो रिंग है, रिंग उसको हम लोग YZ प्लेन पर रख रहे हैं। YZ प्लेन कहने का मतलब है कि रिंग का जो भी शेप और साइज है वो Y और Z एक्सिस को कवर करे। ठीक है, Y और Z एक्सिस को कवर करें। क्या है मेरे YZ? ऐसा है, जैसे मान लीजिए इस तरह से रिंग को हम बना रहे हैं, इस तरह से ऐसे बना रहे हैं रिंग को। आप समझ रहे हो कि रिंग तो ऐसे क्यों नहीं बना रहे हैं? इसी तरह से बनाएंगे ना तो YZ में फिट करेगा रिंग। तो ये हो गया आपका Y एक्सिस और ये हो गया आपका Z एक्सिस, और ये जो है ना वो है कौन? X एक्सिस है। और यहां पर क्या है? पॉइंट P जो सेंटर से X दूरी पर है, सेंटर से X दूरी पर है। क्लियर है यहां पर? ओके। तो इसको रिंग को समझो छोटो। रिंग कैसा है? बिल्कुल इस तरह से देखो, इस तरह से है ना, इस तरह से है। तो इसका सेंटर यहां, सेंटर से X एक्सिस इधर निकल गई। तो रिंग का कोई भी शेप, जो रिंग का जो अपना शेप है वो X एक्सिस में आ ही नहीं रही है। जब इस तरह से आप ड्रॉ करोगे भाई तो ये वाला रेडियस Y में आ गया, और फिर इधर तुम्हारी तरफ जाएगा तो वो रेडियस कितने आ गया? Z में आ गया। तो रिंग हो गया YZ प्लेन में। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अगर हम रिंग को YZ प्लेन में रखे हुए हैं तो उस रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? अगर चार्ज पॉजिटिव है तब। तो चार्ज पॉजिटिव होगा तो हम अभी बात करेंगे कि ये प्लस X की तरफ होगी, अगर YZ प्लेन में हो तब। अगर ये माइनस चार्ज हो तो माइनस X एक्सिस के तरफ होगी, अगर ये रिंग YZ प्लेन में हो तब। समझ में आ रही है? क्लियर है ये? तो हम क्या करते हैं कि इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो कोई लेमडा नहीं है, इसका मतलब है कि फार्मूला में लेमडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इस पे लेमडा नहीं है तो इसका मतलब कि लेमडा का हम लोग फार्मूला में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये प्लस Q चार्ज है। हम क्या कर रहे हैं छोटू कि रिंग इस तरह से थी तो यहां पर हम एक एलिमेंट्री चार्ज ले रहे हैं, एलिमेंट्री चार्ज इस तरह से, और ये चार्ज क्या है? dq। अब इस dq चार्ज के चलते हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो सबसे पहले उस चार्ज से उस पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग मिलाते हैं। अगर चार्ज क्या हो? पॉजिटिव हो तो उस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, अगर चार्ज क्या हो? निगेटिव हो तो उस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। ये कॉमन सी बात हम लोग जानते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इससे सीधे लाइन ज्वाइनिंग ये मिला है, मतलब कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो सीधे कहां जाएगी? इधर जाएगी। और ये चार्ज dq
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई, बोलो क्या सही है? डीई हुआ, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर क्वांटिटी है। हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं क्या, थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट टूट जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक टूटेगा क्या, डीई एक्स, और एक क्या टूटेगा, डीई वाई। को डाउट? टूटेगा क्या, टूटेगा भाई? अब इसी तरह से और भी तो कर सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं एलिमेंट्री पार्ट, यहां भी ले सकते हैं। इसे मान लो कि यहां पर एक एलिमेंट्री पार्ट और लिए, तो इसे निकलेगा और ये से भागेगा डी, उसके दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर। फिर यहां पर चार्ज लेंगे तो उसके भी एक कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर एक इधर। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो इतने सारे कंपोनेंट हम लोग नहीं तोड़ते हैं, ये तो आपको पता है, हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। वैसा ही एक यहां पर भी ले लो यार, डी क्यू, यहां पर भी डी क्यू लेंगे तो फिर क्या करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग, और सेम डीई वेक्टर आएगा, आएगा कि नहीं? ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा ना, थीटा होगा। तो यहां पर एक कंपोनेंट इसके चलते भी आएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा, वो क्या आएगा, डीई वाई वेक्टर, जाएगा कि नहीं जाएगा? सेम यहां पर काटे हैं, यहां पर काटे हैं, तो ये वाला थीटा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। तो जितनी मान इसकी होगी उतनी ही मान इसकी होगी। तो इसकी एक कंपोनेंट फिर इधर आएगी, वो क्या होगी, डीई एक्स वेक्टर इसकी, और ये भी क्या होगा, थीटा। एक कंपोनेंट उधर एक कंपोनेंट इधर, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? और जितने भी एलिमेंट्री पार्ट काटेंगे वो सब x में ऐड होते जाएगा और y में कैंसिल आउट होते जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा लिख सकते हैं ना, डी ई वाई इक्वल टू क्या, जीरो, मतलब ई वाई इक्वल टू जीरो। ये तभी हो सकता है जब रिंग किस में हो, वाई जेड प्लेन में हो। समझ में आई बात नहीं? ये तभी है जब रिंग किस में है, वाई जेड प्लेन पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस जीरो। तो सिर्फ किधर आ रहा है यार, इधर आ रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। नाउ यहां पर लिखते हैं, नाउ डीई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट P किसके चलते, ड्यू टू DQ चार्ज, ड्यू टू DQ चार्ज। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, एक्स एक्सिस। अब यहां पर क्या करते हैं भाई, देखना यहां पर क्या करते हैं, DE इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और DQ डिवाइडेड बटे R स्क्वायर। DQ तो ठीक ठाक है, R किधर है, स्मॉल r, ये वाला हो गया X और ये हो गया कैपिटल R, हुआ कि नहीं? तो ये वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल r, और इसका मान हो जाएगा रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। स्मॉल r इक्वल टू रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। क्लियर ये बात है ना, क्लियर? तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं डीई एक्स इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा, और ये सीधे किधर है भाई, बाहर है कि नहीं, बाहर, बाहर है। तो यहां पर लिखेंगे डीई और कॉस थीटा, तो डीई का मान ये रहा और कॉस थीटा का मान रहा बेस, कॉस थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस है x, हाइपोटेनस है स्मॉल r। तो यहां पर लिखेंगे डीई, ध्यान दीजिएगा, डीई एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ डिवाइडेड बटे R का स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बटे R इंटू आई कैप। तो डीई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ इंटू क्या x डिवाइडेड बटे कितना, R का Q इंटू आई कैप।
डी ई एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू बटे आर क्यू इंटू एक्स आई कैप। हुआ या नहीं? आर बराबर क्या है छोटो? आर बराबर यहां से निकाल सकते हो नहीं वाली, देखो आर है कि नहीं? तो आर इसका क्यूब करना है तो लिखेंगे क्या? डी ई एक्स इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू डी क्यू इंटू एक्स, और यहां पर आई कैप डिवाइडेड बटे इसके, देखो भाई यहां पर क्या है यार 1/2 है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसका पावर 1/2, और यहां पर क्या है क्यूब, तो क्या लिख दें? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका पावर 3/2। समझ में आया नहीं है? समझ में 3/2 लिख सकते हैं, ये बड़ा रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट है आपके पास डी ई एक्स का मान, लेकिन हमको ई एक्स निकालना है, ई एक्स, तो फाइनली हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे। समझ जाओ बात, फिर से बात को समझ जाइए। डी ई वाई 0 हो गया चूंकि कैंसिल आउट कर देगा, एक कंपोनेंट x में जाएगा और एक कंपोनेंट y में जाएगा। फिर यहां पर काट करेंगे, ये कैसे हो जाएगा पता है? ये होगा कैसे जाएगा आपको? इस तरह से रिंग है ना, इसका सेंटर से पॉइंट है, तो इसके चलते ऐसे फील्ड हो गई, इसके चलते ऐसे फील्ड हो गई, इसके चलते ऐसे, और इसको ऐसे बन जाएगी, कोन की तरह बन जाएगा, कोन की तरह बनेगा। कोन होता है ना उस तरह से। या मूंगफली वाला स्टैंड देखा हो, मूंगफली जो बेचते हैं स्टैंड, लकड़ी की बनी रहती है, उस तरह का ये बनेगा, शेप उसका बनेगा। इमेजिन करो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इमेजिनरी तो है, तो इमेजिन करोगे तो बिल्कुल इस तरह के आएगा आपके पास। तो हम इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत है अभी, इसको मिटाकर और फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करके रिजल्ट ला रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर अब इंटीग्रेशन करना होगा, जब भी डी हो और ई निकालना हो तो सीधे इंटीग्रेशन, कॉमन सी बात है। तो डी ई एक्स इंटीग्रेशन क्या यूज करेंगे? 1/4πε0 डी क्यू इंटू एक्स आई कैप डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 3/2 डी ई एक्स 1/4πε0 डी क्यू एक्स। यहां पर क्या क्या कांस्टेंट है? देखो स्टार्टिंग में ये 0, तो यहां पर क्या हो गया? ई हो गया इलेक्ट्रिक, फाइनली पूरा जोड़ दिए। तो यहां पर चार्ज क्या है? 0, और कंप्लीटली नेट चार्ज कितना है? क्यू। चूंकि यहां पर चार्ज वेरिएबल है, x तो कांस्टेंट है, आप यहां लो पॉइंट, चाहे यहां लो पॉइंट, यहां लो, जैसे यहां से ऐसे रिंग था ना, तो यहां से सेंटर तो x है ना, यहां से चार्ज जाओ तो सेंटर तो x है कि नहीं? मतलब कि चार्ज आपका dq फिर dq फिर dq, माने dq प्लस 2dq प्लस 3dq, बट x is constant for every dq, so x is the constant। रेडियस तो कांस्टेंट है नहीं है, 1/4πε0 कांस्टेंट है नहीं है, और x एक्सिस में ले रहे हैं तो ये वाली भी कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक लाइन ऐसे लिखेंगे, 1/4πε0 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और 3/2 ये भी कांस्टेंट, और यहां पर क्या हो गया? डी क्यू, 0 से कहां तक? Q, और यहां पर क्या हो गया? ई एक्स। तो यहां पर क्या हो गया? ई यहां पर कहां पर हो गया? ई एक्स इक्वल टू 1/4πε0 एक्स आई कैप डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 3/2। और यहां पर क्या लिखना है? यहां पर लिखेंगे डी क्यू का क्या होगा? क्यू होगा, क्यू, और 0 से कहां तक? क्यू तक। तो ई एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स आई कैप
और डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 3/2। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है वो मिला है आपको K, लिखिए 1/4 पर ऑप्शन 0 के बदले K और QX डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 along पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस मिल गया कि नहीं? तो ये पहला हमारा सोल्व हो गया पहला। अब सोल्व करना है दूसरा। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर के पास हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसे मिटा सकता हूँ छोटू, इधर मिटा देता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, तो सेंटर के लिए जैसे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? x बराबर 0। ये पॉइंट को सेंटर पर लेके आना है ना, पॉइंट को सेंटर पर लेके आना है ना सेंटर पर। तो सेंटर पर लेके आना तो धीरे धीरे x को छोटा करते करते ऑरिजिन पर x क्या हो जाएगी? 0। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, तो x इक्वल टू 0। तो ई सेंटर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और x के बदले 0 डिवाइडेड बटे r का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 3/2। तो ई जो सेंटर हो ना रिंग में वो 0 होता है, याद रखना भाई। ई सेंटर 0 काम का है और ये याद रखना है। क्लियर है? अब क्या करते हैं कि हमको ये पता करना है तीसरा में, सॉरी ये ऐसे था ना, दूसरा है, तीसरा में हमको कैलकुलेट करना है कि सर्च द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा जगह है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो हम लोग उसको डिफरेंशिएशन के माध्यम से जानते हैं। आपने बेसिक मैथ में भी पढ़ा होगा कि हम किसी पॉइंट का किसी फंक्शन के वजह से मैक्सिमम और मिनिमम कैसे पता करते हैं। तो फाइनली हम लोग डिफरेंशिएट करके उसको 0 वगैरह करते हैं, ये आपको पता होगा। तो उसी तरह से हम काम करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे, है ना, तीसरी जो बात थी कि सर्च द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। तो बात करते हैं क्या? फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई जो x थी वो क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 3/2। अब मैक्सिमम और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो उसमें ये देखना रहता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान किस बात पर डिपेंड करती है। तो डिपेंड तो इसमें भी करती है, पर ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, क्योंकि आप चार्ज को बढ़ा घटा तो नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये वाली, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं।
अब इन ओरिजिन पर लेकर गए थे ना सेंटर पर, तो 0 हो गया था ना। पी पॉइंट पर कुछ मान था, फिर इन्फिनिटी पर चले जाए तो फिर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है ना कि इसका जो मान है ना x पे डिपेंड ज्यादा करता है, इस पे भी कर रहा है, लेकिन ये फिक्स वैल्यूज है ना, बढ़ सकता है घट सकता है इस पे। तो हम लोग डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर है बात है? नाउ डी ई डिवाइडेड बटे डी एक्स, क्या करना है इसको 0। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा, बेसिक मैथ्स। तो इसको लिख सकते हैं डी अपन डी एक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 3/2। अब इसमें कौन कौन कांस्टेंट है? x वाला टर्म्स वेरिएबल है, पर ये भी तो x में है प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको सब बाहर कर देते हैं। जो कांस्टेंट है उसको बाहर, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 और q कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया d अपन डी एक्स, यहाँ पर क्या हो गया x, और यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया 3/2 इक्वल टू 0। होगा कि नहीं? ये सब क्या हो जाएंगे 0, ये सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? बच जाएंगे ये वाले। तो ये है u/v, u/v। तो याद करो डिफरेंशिएशन कैसे करते थे u/v का। u/v का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? ये नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या करते थे स्क्वायर करते थे, याद है स्क्वायर करते थे। तो देखो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करनी है, इसकी स्क्वायर करोगे यार तो क्या मिलेगी बोलो, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और 3/2, और फिर इसका क्या करना था स्क्वायर करना था। यही तो हुआ स्क्वायर, इसका नीचे वाला का स्क्वायर तो यही हुआ। इससे इसको उड़ा सकते हो, गया ये। अब क्या करते हो इसको यहां पर मल्टीप्लाई करते हो, पढ़ा होगा तूने r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 रखते हो कि नहीं बोलो, रखते हो यार। और यहां पर क्या करोगे dx बटे dx, x को डिफरेंशिएट करना है, नोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद माइनस, नोमिनेटर को छोड़ना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। कैसा रहा? अब जाके देखना यार, यही क्वेश्चन 2019 में जेईई मेन में पूछा है कि वो बताओ कि कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी फॉर रिंग के लिए। क्लियर? तो आंसर आएगा यहां पर। अब आंसर क्या आ रहा है देखो, इसको सोल्व कर सकते हो, इसको सोल्व करोगे यार तो क्या मिलेगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो गई, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी हो तो जाके 0 हो जाएगी। तो 0 होगी तो आपके पास क्या आना, आपके पास सिंपल ऐसा आएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसका पावर 1, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसका पावर 1/2, और यहां पर क्या हो जाएगा ये वाली 1 होगी 1 माइनस x, ये हो गया x इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो पावर कितना है 3/2, तो पावर क्या करता है 3/2 यहां आ जाता है, आता है नहीं पावर, अब पावर में घट जाता है, पावर में ये घटेगा तो r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 3/2 माइनस 1, बोलो 3/2 माइनस 1 होगा। और फिर उसके बाद ये फंक्शन इंटू फंक्शन, फिर इसके अंदर में क्या है आर स्क्वायर, आर क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर क्या है वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो गया 2x, और फाइनली क्या होगा 0। क्या सही है? बोलो यार सही है। तो आप यहां पर लिख सकते हो r का स्क्वायर, अब यहां पर देखो यार r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर,
आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 1/2 माइनस 3x डिवाइडेड बटे 2 आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इसका पावर 1/2 इंटू 2x इक्वल टू 0। 2 से 2 x इंटू एक्स 3, यहाँ पर होगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, यहाँ पर भी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 कॉमन लेके बाहर कर दिए, तो मिल गया क्या आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल टू 0। आर का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस आर बटे रूट अंडर 2। दिस इज द पॉइंट, यही क्वेश्चन है जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, माने कौन सा पॉइंट होगा, तो ऑप्शन में था x इज इक्वल टू प्लस आर बाई रूट 2, ठीक है ना, तो ये पॉइंट हो गया। तो ये हमारा तीसरा सोल्व हो गया, तीसरा नंबर सोल्व हो गया। अब चौथा में क्या कह रहा है कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो इस x का मान ओरिजिनल इक्वेशन में रख देंगे, उसको सोल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है। प्लस का मतलब होता है कि जैसे रिंग आप रखे हो ऐसे रिंग रखे हो, है ना, y में और z में, तो ऑरिजिन से x एक्सिस इधर है ना, और फिर ऑरिजिन से माइनस एक्सिस इधर है, तो दोनों तरफ हो जाएगा, मतलब इधर भी फील्ड होगी और इधर भी फील्ड होगी, है कि नहीं। अगर यहां पर आप कोई बल्ब लगाते हो बीच में दीवार के, तो इधर भी फील्ड इंटेंसिटी इस दीवार पे बराबर और इधर भी क्या होगी बराबर, सेम उस तरह की बात है। तो अब हम लोग ये रिजल्ट आपको आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, मैक्सिमम मान। उसके बाद क्या निकालेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद फिर एक नोट में बात लिखेंगे, तब इसको फिनिश करेंगे। इसमें बच्चों हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, रिंग के चलते, रॉड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो हम लोग अभी हम बात किए थे ये कि जो रॉड की और रिंग की जो बात है उसमें कूलम्ब्स लॉ होल्ड नहीं होता है, कूलम्ब्स लॉ होल्ड होता है पॉइंट चार्ज के लिए। तो हम लोग इसमें इंटीग्रेशन मेथड फिर डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमा मिनिमा कर रहे हैं, जो फिजिक्स से थोड़ा सा रास्ता भटक गए हैं, मैथ में हम लोग आ गए हैं। चूंकि रिजल्ट यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, रिजल्ट निकालनी है, तो हम रिंग के चलते किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले हैं और फिर सेंटर पर कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद ये भी कैलकुलेट कर दिए हैं कि कौन सा जगह होगा एक्स एक्सिस पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है।